नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आपका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए मालती जोशी जी की एक कहानी अग्निपथ लेके आई हूँ। साल 2 साल बाद जब भी घर लौटती हूँ तो कहने सुनने को कितनी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। नियमित रूप से पत्रों का आदान प्रदान होता रहता है, फिर भी बहुत कुछ कहा अनकहा रह जाता है। खासकर सखी सहेलियों की बातें, गली मोहल्ले के किस्से, कुशल सेम की चिट्ठियों में ये सब बातें कहाँ हो पाती है। इसीलिए फिर चाय पीते हुए, खाना खाते हुए बातों का सिलसिला चलता ही रहता। कभी कभी तो बातें करते सारी रात बीत जाती। बाबूजी थे तो अक्सर अम्मा को डपट देते, अरे अब बेचारी को सोने भी दो, सफ़र की थकी हारी आई है, क्या सारी बातें आज ही कर लोगी। बाबूजी बेचारे क्या जाने, इतनी सारी बातें मन में रखकर नींद भी तो नहीं आती। खाना खाते हुए अम्मा ने पूछा, चंदा का तो तुझे पता ही होगा ना, चिट्ठी में लिखा था शायद। नहीं तो क्या हुआ उसे। अरे उसे क्या होना है, पिछले महीने उसका घरवाला नहीं रहा। क्षण भर को, सिर्फ क्षण भर को कोर हाथ ही में रह गया। दूसरे ही पल छुटकारे की सांस लेते हुए मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ एक पाप कटा। इस खबर पर दूसरी कोई टिप्पणी हो भी नहीं सकती। पर अम्मा एकदम भड़क गई, कैसी बात कर रही, उस बेचारी की दुनिया ही उजड़ गई। अम्मा, उसकी दुनिया बसी ही कब थी जो उजड़ जाती। और बेचारी तो वह है जब वह भला आदमी उसकी जिंदगी को नरक बना रहा था तब। अब कम से कम चैन से जी तो सकेगी। मुझे तो खुशी है उसकी जिंदगी का एक दुखद अध्याय समाप्त हो गया। जैसा भी था उसका पति था, वह उसके दम पर 4 लोगों के बीच सिर उठाकर चल सकती थी। ये चुटकी भर सिंदूर न रहे तो औरत का जीवन राख हो जाता है बिन्नो। पर तुम आजकल की लड़कियां ये नहीं समझोगी। मैं कहना चाह रही थी कि इस चुटकी भर सिंदूर के रहते भी चंदा का जीवन राख ही था। अब और क्या राख होगा। पर चुप्पी लगा गई। जब से बाबूजी गए हैं अम्मा इस मामले में बहुत भावुक हो गई है, इसीलिए उनका दिल दुखाने की इच्छा नहीं हुई। फिर पूरे दिन चंदा ही मन में चक्कर काटती रही। स्कूल से लेके कॉलेज तक सारी बातें याद आती रही। हम शैतान लड़कियों का एक ग्रुप था। चंदा हम सबकी लीडर थी, क्योंकि वह हम सबसे स्मार्ट, नीडर और दिलेर थी। शादी के मंडप में जब उसे घूंघट में ढकी दबी देखा तो हम सबकी हंसी छूट गई। लगा था जिसे चंदा कोई स्वांग कर रही हो। हमारे ग्रुप में सबसे पहले शादी चंदा की ही हुई थी, इसीलिए हम सब ने गोपियों की तरह उसके दूल्हे को घेर रखा था। वह जैसे हम सबके सपनों का राजकुमार था, सुदर्शन, आकर्षक, रूपदार। किसी विदेशी कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर था। बोलचाल में एकदम विदेशी ठसक थी। हम सब उसकी एक एक भंगिमा पर मर मिटी थी, एक मुस्कान पर न्यौछावर हो रही थी। साल भर तक चंदा हम सबकी ईर्ष्या का विषय बनी रही। फिर एक एक करके हम सबकी शादियां हो गई। चंदा का ब्याह पुराना पड़ गया। फिर एक दिन उड़ते उड़ते खबर सुनी कि वह विदेशी कंपनी डूब गई। चंदा का पति बेकार हो गया। उस समय हम सब अपनी अपनी गृहस्थियों में इतनी रच बस गई थी कि खबर सुनकर एक उच्छ्वास भरी थी, बस। वैसे ही कोई गंभीर बात नहीं थी। एक नौकरी छूटती है तो आदमी दूसरी ढूंढ लेता है या कोई धंधा कर लेता है। चंदा के पति ने भी कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लिया होगा। प्रथम प्रसव के समय अम्मा के पास आना जरूरी हो गया। घर में कोई देखने वाला था नहीं और डॉक्टरों ने भी काफ़ी डरा दिया था। आने के बाद मालूम हुआ कि चंदा भी इन दिनों आई हुई है। जानकर बेहद खुशी हुई। उससे मिले 2-3 साल हो चले थे। मेरी जाने लायक स्थिति थी नहीं, पर अम्मा का संदेश मिलते ही वह आ पहुंची। उसे देखा तो मेरी सारी खुशी काफुर हो गई। वह बुझा बुझा सा चेहरा और सूखी सी हंसी। ये चंदा तो पहचान में ही नहीं आ रही थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। वह पुराने आवेग के साथ मेरे गले लग गई। जी भरकर भेंट लेने के बाद मैंने उसे अपने पास बिठाते हुए चुहल की, तू ऐसी सूखकर कांटा क्यों हो रही है? हमारे जीजाजी कुछ खिलाते पिलाते नहीं क्या? तुम्हारे जीजाजी को मुझ पर ताव देने से फुर्सत मिले तो मेरी ओर देखेंगे ना।
मैं तो मजाक में बात कही थी, पर उसने जो उत्तर दिया वह मजाक नहीं था। वह एक कड़वी सच्चाई थी, क्योंकि उसका चेहरा एक असह्य रोष से भर उठा। क्या बात है चंदा, तुम खुश नहीं लग रही? घर में सब ठीक तो है ना? जिसका पति निठल्ला बैठा हो, उसके लिए कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं होता शालू। वही घर था जहाँ सब लोग मुझे हाथों हाथ लेते थे। आज मेरी स्थिति नौकरानी से भी बदतर है। इनकी नौकरी जाते ही सबके चेहरे बदल गए। नौकरी चली गई तो क्या हुआ? करने वालों के लिए काम की कमी थोड़ी है। ये चाहे तो 100 नौकरियां जुटा सकते हैं, पर उन्हें तो वैसी ही नौकरी चाहिए। जरा सी 19-20 नहीं चलेगी। ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी? वह तो बिल्ली के भाग से छींका टूटा था, समझो। मेरे पापा उसी चकाचौंध में मारे गए, नहीं तो क्वालिफिकेशन के नाम पर सिर्फ बीकॉम की है। उसी के लायक काम मिलता है, वह इन्हें करना नहीं है। चंदा की कहानी सुनकर मन उदास हो गया। लगा कि उसके सुख को हम ईर्ष्यालु सखियों की नजर लग गई। कालांतर में 2 घटनाएं और घटी। चंदा ने यहाँ दूसरा बेटा पैदा किया और हताशा में डूबे उसके पति ने पीना शुरू कर दिया। दोनों ही बातों से चंदा को जैसे तोड़ कर रख दिया। छोटे भाई की शादी में जब घर आना हुआ तो चंदा से फिर मुलाकात हुई। फीकी हंसी हंसकर बोली, अब तो हमेशा मुलाकात हुआ करेगी। मैं हमेशा के लिए यहीं आ गई हूँ। क्या बात करती हो? बर्दाश्त की भी हद होती है शालू, और वह मेरी पार हो चुकी। मैंने श्रीमान जी को कह दिया, जब तक आपके मन लायक काम नहीं मिल जाता, मुझे नौकरी करने दीजिए। मैं अपने बच्चों को दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पाल सकती। आखिर मेरा पढ़ना लिखना कब काम आएगा? बस मेरा इतना कहना था कि घर में जैसे तूफान आ गया। घर की इज्जत उछालने के लिए मेरी बहुत लालत मलालत हुई, लेकिन मैंने भी अब ठान लिया है। तबीयत का बहाना बनाकर आ गई हूँ, अब यही रहा करूँगी। चंदा, मैंने गंभीर स्वर में कहा, पीहर का रहना 4 दिन के लिए अच्छा होता है। हमेशा के लिए रहना चाहोगी तो मुसीबत होगी। यहाँ भी अपमान के घूंट ही पीने पड़ेंगे। मैं समझती हूँ शालू, इसीलिए तो नौकरी लगते ही अलग कमरा ले लूँगी। पर यहाँ रहने से मुझ पर माँ बाप का साया तो रहेगा, भैया का सहारा तो मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं किसी तीसरी जगह कैसे रहूँगी? उसने जैसा कहा था करके दिखाया। नौकरी लगते ही संभव तो नहीं हुआ, पर 6 महीने में उसने अपने लिए 1 रूम और किचन का जुगाड़ कर लिया। सुबह काम पर जाते हुए बच्चों को माँ के पास छोड़ देती, शाम को लौटते हुए डेरे पर ले जाती। कई बार माँ को भी साथ ले जाती। बच्चों को स्कूल ले जाना नानी के जिम्मे था। अस्तित्व के इस संघर्ष में माँ साये की तरह चंदा के साथ रही। न उन्होंने बिरादरी की आलोचना की परवाह की, न समझाने की धमकी की। हाँ, चंदा के इस अप्रत्याशित निर्णय से उसकी ससुराल में खलबली मच गई थी। जो कदम चंदा जैसी स्वाभिमानी लड़की के लिए सहज स्वाभाविक था, वही उन्होंने बहुत नागवारा गुजरा। उनके अनुसार खानदान की इज्जत धूल में मिल गई थी और बिरादरी में उनकी नाक कट गई थी। एक दिन उसके जेठ और ससुर उसके दरवाजे पर आकर कही अनकही सब कह गए थे और इस रिश्ते को एक तरह से समाप्त कर गए थे। उसके बाद मैं जब भी अम्मा के यहाँ आती, चंदा से भेंट हो जाती। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। वह फिर से पहले जैसी हंसोड़ हो गई थी। जिंदगी का वह दुखद अध्याय उसने अपने मन की किताब से फाड़ फेंका था। बच्चे भी बहुत प्यारे और जहीन थे। उन्हें देखती तो मन कैसा हो जाता। क्या इन्हें पिता का अभाव खलता होगा? इस अनिवार्य सुख से बेचारे वंचित रह गए। पिछली बार भतीजे के मुंडन पर आई तो अम्मा ने बताया कि चंदा का घरवाला यहीं आया हुआ है। अरे, ये सूखी नदी में बाढ़ कैसे आ गई? किसी एक्सीडेंट में हाथ पैर तोड़वा कर बैठा है। ऐसे में तो बीवी की ही याद आती है। सुनकर कितना कोफ्त हुआ। इतने सालों में कभी कोई खोज खबर नहीं ली। कभी यह भी नहीं पूछा कि क्या खा रही हो, बच्चों को क्या खिला रही हो। सेवा के लिए एकदम बीवी याद आ गई। बेशर्मी की भी हद होती है। जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर अम्मा ने ढेल ढाल कर भेज दिया। अम्मा को लोकापवाद की बड़ी चिंता रहती है। जब भी आती हूँ 5-10 घर मुझे ऐसे ही घुमा देती है। मैं समय से पहले ही पहुंच गई थी, पर चंदा घर पर नहीं लौटी थी। दरवाजे में
पैर रखते ही उसके पति से सामना हो गया। वही तो घर का एकमात्र कमरा था, वही उसका बिस्तर लगा था। वह सजीला, सुदर्शन नौजवान वक्त की मार खाकर कंकाल भर रह गया था। चेहरे पर बेचारगी और कायापन का अजीब सा मिश्रण था। नमस्ते के जवाब ने उसने भीतर से किसी को आवाज दी और करवट बदलकर लेट गया। भीतर से जो निकली वे शायद चंदा की सास थी, क्योंकि जब मैंने अपना परिचय दिया तो बोली, तुम्हारी सहेली तो घड़ी भर इसके पास बैठने की फुर्सत नहीं रखती, पर मैं तो 9 महीने पेट में रखा है, मैं इसे लावारिस कैसे छोड़ दूं? तभी तो इनके दरवाजे पर पड़ी हूँ। अच्छा हुआ उसी समय चंदा आ गई, नहीं तो मेरा यहाँ से भागने का मन हो रहा था। चंदा बेहद थकी हुई और निढाल सी लग रही थी। मेरे पास बैठते हुए बोली, लौटते हुए सब्जी मार्केट उधर जाती हूँ, वहाँ से फिर पैदल ही आना पड़ता है, पस्त हो जाती हूँ। वह पस्त हो गई थी ये तो नजर ही आ रहा था, पर मुझे यह भी लगा कि इस बार वह मुझे देखकर खुश नहीं हुई। शायद उसे मेरा आना अच्छा नहीं लगा हो। मेरा भी उस माहौल में दम घुट रहा था। 2-4 औपचारिक बातें करके मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे रुकने के लिए भी नहीं कहा। दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई तो मैंने पूछा, ये लोग क्या अब यहीं रहेंगे? उत्तर में उसने कहा, शालू, मैं बहुत खुश हुई थी कि उस नरक से निकल आई हूँ, पर भाग्य तो देखो, नरक मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक चला आया है। उसकी इस स्पष्टोक्ति पर मैं संकोच से भर उठी। फिर भी मैंने पूछा, इतनी सी जगह में तुम लोग कैसे एडजस्ट करते हो? मेरा मतलब तुम्हारी सास भी, उन्हें तो मैं ही चिरोरी करके ले आई हूँ, तभी तो दिन रात एहसान जताती है। पर तुम ही बताओ, मैं नौकरी करूँ कि इन्हें देखूँ? कोई 2-4 दिन की बात तो है नहीं, अब जिंदगी भर भुगतना है। मतलब कमर के नीचे का पूरा भाग बेकार हो गया है, अब वे कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। सुनकर सन्न रह गई। भगवान, जैसे इस खुददार लड़की की परीक्षा लेने पर उतारू था। मैंने पूछा, एक्सीडेंट हुआ कैसे? नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे, भिड़ गए। पहले तो वही इलाज होता रहा, पर जब पता चला कि जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं तो भाई लोग आकर यहाँ डाल गए। तब से कोई झांकने भी नहीं आया, न किसी ने 5 पैसे ही भेजे हैं। मैं बच्चों के मुंह का कोर छीनकर माँ बेटे को पाल रही हूँ, दवाइयों का खर्च है सो अलग। उस भले मानस की मृत्यु की खबर सुनते ही पिछला सारा इतिहास मेरी आंखों के सामने तैर गया। एक बार फिर मुंह से यही निकला, चलो अच्छा हुआ पाप कटा। जिंदगी भर इस बोझ को ढोना क्या उसके बस का था? 3 साल में ही छक्के छूट गए होंगे। दूसरे दिन सारा काम रोककर मैंने चंदा के घर का रुख किया। अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मातमपुरसी में जाते हुए वैसे ही मेरा दिल धड़कता है, यहाँ तो मामला और भी पेचीदा था। भीतर से तो दुख का थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा था, पर दिखावा करने से भी डर लग रहा था। चंदा तो मेरा झूठ फौरन पकड़ लेगी। अम्मा का साथ लेते भी डर लग रहा था। ये तो वहाँ जाते ही शुरू हो जाएगी। सामने वाले ने दुख प्रदर्शन में जरा भी कोताही की तो ये घर आकर उसकी 7 पुश्तों को तार देंगी। अपनी हड़बड़ी में समय का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये तो वहाँ जाकर पता लगा कि मैं ज़रा जल्दी पहुँच गई हूँ। चंदा अभी स्कूल से लौटी नहीं है। दरवाज़ा उसकी सास ने ही खोला था। मन तो हुआ कि उल्टे पैरों लौट जाऊं, पर मुझे देखते ही उन्होंने पंचम में रोना प्रारंभ कर दिया। उनके पुत्र शोक का अपमान करके निकल जाना मुझे थोड़ा अशोभन लगा। उनकी रुलाई का आवेग थोड़ा कम हुआ तो मैंने पूछ ही लिया, चंदा कब तक लौटती है? उनका रोना एकदम थम गया। बोली, अब जब भी आ जाए, कोई टाइम टेबल थोड़ी है। 1.25 महीने घर में बैठ गई, यही बहुत है। एक बार औरत का पैर घर से बाहर पड़ जाए तो फिर चाट सी पड़ जाती है। मुझे उस औरत से एकदम वितृष्णा हुआ आई। कहाँ तो अभी ये जार जार रो रही थी और दूसरे ही क्षण ऐसी घिनौनी बातें। एक करारा सा जवाब देने की इच्छा हुई, पर संस्कार आड़े आ गए। फिर भी मैंने इतना तो कह ही दिया, घर से बाहर निकलने का किसी को शौक नहीं होता, मजबूरियां होती हैं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। वे ताव खाकर बोली, जितना वो कमाते हैं उतना तो हम मुंशी जी को दे देते हैं।
इसे ही जिद चढ़ी थी बस। और मैके वाले भी ऐसे हैं, समझाना तो दूर रहा, ऊपर से शय देते रहे। नहीं तो घर छोड़कर आने की उसमें हिम्मत थी। 4 बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ खटकते ही हैं। इसके कारण कोई घर थोड़े ही छोड़ देता है। अपना समय खराब हो तो थोड़ा सब्र करना ही पड़ता है। क्या बताऊं बेटा, इसी दुख में इसके ससुर चले गए और इसी दुख में बेटे को शराब की लत लग गई। कहते कहते वे फिर सुबकने लगी। उनका रोना बड़ा करुण था, पर मुझे अब उनसे सहानुभूति नहीं हो रही थी। मन हुआ कह दूं कि अपमान सहने की शक्ति सब में एक सी नहीं होती, पर मैं किसी नए विवाद को शुरू करना नहीं चाहती थी। इसीलिए विषय बदलते हुए मैंने कहा, आप यहाँ रुक गई, ये अच्छा हुआ। नहीं तो ये लोग एकदम अकेले पड़ जाते। अरे ये सब कहने की बातें हैं, यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है और मुझे यहाँ कौन सा अच्छा लग रहा है। पर जिसके लिए आई थी वो तो चला गया, पर उसके नाम पर साल भर मंदिर में दिया जलाना है। यहाँ तो किसी को फुर्सत है नहीं। बच्चे भी ऐसे निर्मोही है कि बात मत पूछो। बाप जब जिंदा था उसके पास फटकते नहीं थे। मरे हुए को क्या याद करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने कहा। बाप ने उनके लिए क्या किया है। उनके जीवन में सिर्फ अभाव और अपमान ही तो बोया है। अपनी याददाश्त में उन्होंने बाप को सिर्फ खाट पर पसरे देखा है और सुने हैं उसके ताने और उल्हाने। उसकी तुलना में अस्तित्व के लिए जूझती माँ उन्हें ज़्यादा अच्छी लगी तो आश्चर्य क्या। बच्चे फैसला करने में बड़े माहिर होते हैं, उनके निर्णय कभी गलत नहीं होते। पर ये सारी बातें उस जटिल औरत की समझ से परे थी। वे केवल अपने ही दुख को बड़ा करके देखती रही, सबकी सहानुभूति बटोरना चाह रही थी। मुझे तो उनकी बातें सुन सुनकर उबकाई आने लगी। चंदा अगर जरा भी देर से आई होती तो मैं वहाँ से खिसक ली होती। चंदा आई, मुझे देखकर उसके चेहरे पर कई रंग आए और गए। फिर वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसका हाथ अपनी हथेली में ले लिया और देर तक हम दोनों निःशब्द बैठी रही। वह संवेदना भरा स्पर्श भी एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी था, शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। बच्चे नज़र नहीं आ रहे? बड़ी देर बाद मैंने पूछा। ट्यूशन पढ़ने गए हैं, घर में तो पढ़ाई हो नहीं पाती। ट्यूशन भी अपने बस का कहाँ है। वह तो भैया के एक दोस्त हैं, उनकी क्लास चलती है, उसमें दोनों को बिठा देते हैं। फिर हम दोनों शिक्षा के घटते स्तर, बढ़ते बोझ पर चर्चा करने लगी। उसकी सास थोड़ी देर वहाँ बैठी रही। कुछ देर बाद वह हमारी बातें सुनती रही, पर जब उसके मतलब की कोई बात न हुई तो उठकर भीतर चली गई। उनके भीतर जाते ही मैंने कहा, ये देवी जी गई नहीं? कोई लिवा ले जाए तब जाएगी ना। अभी सब लोग आए थे पर किसी ने चलने के लिए नहीं कहा। इस मुसीबत को कौन गले लगाएगा। 3 साल से उन लोगों को आज़ादी की आदत पड़ गई है। पहले ये बहुत सुनाती थी कि ममता की मारी इस नरक में पड़ी हूँ, नहीं तो थूकने को भी नहीं आती, पर अब चुप है। मतलब इनसे मुक्ति नहीं, बनी रहे, मुझे आदत हो गई है। उन पर दया भी आती है। इस उम्र में इन्हें ये दुख भोगना पड़ रहा है। यहाँ रहेगी तो मेरे बच्चों के सर पर भी साया रहेगा, उस घर में थोड़ा जुड़ाव बना रहेगा। चंदा कुछ रुककर बोली, लेकिन ढंग से रहती तो नहीं। दिन रात बच्चों के मन में जहर बोती रहती है। मेरा पहनना ओढ़ना उन्हें पहले भी नागवारा गुजरता था। मैं रोटी की तलाश में बाहर भटकती थी, वे अपने बेटे के कान भरती थी, उसे रात दिन कोसती थी, चाय पियोगी। प्रस्ताव इतना आकस्मिक था कि मैं उत्तर भी न दे पाई। उसने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा ही नहीं की और उठकर चाय बनाने चल दी। मैं भी साथ साथ चल पड़ी, पर दरवाजे में ही ठिठक गई, क्योंकि उनकी सास कह रही थी, तेरी सहेली यहाँ चाय पीने आई है या शापा करने। मैं संकोच में भर उठी, मन हुआ उल्टे पैर लौट जाऊं। पर फिर मुझे चंदा की सास से क्या फर्क पड़ता है। किन कर्तव्य मुड़सी वहाँ चौखट पर खड़ी रही। चंदा ने इत्मीनान से गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाया और सास से बोली, चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ, दिन भर मगजमारी करके आई हूँ, 1 कप चाय पीना मेरा हक है। शालू बैठी है इसीलिए पूछ लिया, आप पीना चाहें तो आपके लिए भी बना दूंगी। उत्तर में उन्होंने एकदम सुबकना प्रारंभ कर दिया, अरे करम जली,
कभी तो उस अभागे के लिए 2 आंसू ठलका दिया कर, बेचारी की आत्मा कलपती होगी। आत्मा मेरी भी बहुत कलपती है अम्मा, और आंसू मैंने भी बहुत बहा दिए। अब मेरा मन और आंखें दोनों रीत गए हैं। अब मुझे कुछ नहीं व्यापता। लो ये अपनी चाय पकड़ो। वे एकदम फट पड़ी। ऐसे लक्षण हैं, तभी तो भरी जवानी में सुहाग उजड़ गया। भगवान सब देखते हैं। चाय का कप लेकर चंदा बैठक में आई। सास की बात सुनकर उसने पीछे पलटकर कहा, कुछ तो तुम्हारे कर्मों का भी दोष होगा अम्मा, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हें ये दुख क्यों झेलना पड़ता। रही मेरे सुहाग उजड़ने की बात, तो मैं सुहागवती थी ही कब। मेरा गठजोड़ तो दुर्भाग्य के साथ हुआ था, वह तो अब भी मेरे साथ है। फिर मातम किसका मनाऊं। उसकी इस बात का बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, और देती भी क्या। वह महज एक बात नहीं थी, चंदा के दाम्पत्य का पूरा इतिहास था। एक नारी के अत्यंत संघर्ष की इस कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।